नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी सत्याजीत स्टडी फील द सक्सेसफुल। हमारी जो प्रश्न चल रही जीएस के क्वेश्चन 1000 की जो यूपी ट्रिपल एससी के लेवल में होता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो पीसीएस लेवल तक के भी एग्जाम में आपके काम आ जाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा कल का एनटीपीसी क्लास हुई, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, मैं उसके लिए अभिभूत हूँ। सादर नमन प्रणाम करता हूँ आप सभी का। वो आशा यही करता हूँ जो आगे आने वाली क्लास या क्लास भी आप लोग उसी तन्मयता से पूरी क्लास देखेंगे। ठीक, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखे। चलते हैं आज के अपने क्लास पे। चैनल अगर और एक बात, आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो कर लियो भैया, है ना। तो क्लास पे चल रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है। ऑप्शन कार्ल मार्क्स, नरकसे, एडम स्मिथ, इनमें से कौन है। देखिए, मैं पूरी बात बताऊंगा, अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। जो भी क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर प्रयास करता हूँ, आप लोग अगर पहले से जुड़े होंगे मेरे साथ, पहले क्लासेस देख चुके, मैं हर ऑप्शन क्रैक करने का पूरा प्रयास करता हूँ। जहाँ तक मुझे ज्ञान में आपको पूरा देने का प्रयास करता हूँ, बस सपोर्ट चाहिए आपका। तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसे। पहली बात है, निर्धनता का दुष्चक्र है क्या। तो गरीबी का जो मुख्य कारण है वह पूंजी निर्माण का ना होना है, यही निर्धनता का दुष्चक्र है। अब ऑप्शन से मैं बात कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन से कार्ल मार्क्स जी। कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक जर्मन के फिलोसोफर थे और राइटर भी थे। इन्होंने दास कैपिटल नामक बुक लिखी है जो काफ़ी फेमस है। कौन सी? दास कैपिटल। और उसके बाद एक और लिखी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की घोषणा, एक पुस्तक ये भी थी और कई भी पुस्तक थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जैसे ऑप्शन है, दूसरा मैं अभी ऑप्शन रुकता हूँ, तीसरा ऑप्शन पर चलता हूँ, एडम स्मिथ पे। तो एडम स्मिथ आप जानते हो कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, बताइए। एडम स्मिथ है उनका नाम। ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश थे। ठीक है, पूछता है फला व्यक्ति फला कहाँ से संबंधित है। ठीक, इनकी एक काफ़ी फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन। इकोनॉमिक्स से अगर कभी बुक आती है तो ये बुक, अगर एग्जामिनर का ध्यान जाता है इकोनॉमिक्स में, तो यह बुक अगर रखना होता है तो यही बुक रखता है ज़्यादातर। द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा? तो एडम स्मिथ ने लिखा है। ठीक है, ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं कट हो जाएगा भाई। ठीक है, अब आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा नरकसे। इनका पूरा नाम क्या है? रेनगर नरकसे। ये कहाँ के थे? एस्टोनिया के थे। ठीक है, ओके। देख लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन हो गए। मैं यही प्रयास करता हूँ एक क्वेश्चन में 5, 6, 7 क्वेश्चन में बताऊँ। ठीक है, बस सपोर्ट करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन दूसरा, भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की, इसका तात्पर्य क्या है। मतलब अभी तक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अपने पास है हम उसमें मजबूत हो चुके हैं, लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा हम सुनिश्चित नहीं कर पाए कि घर में सुरक्षित है खाद्यान्न कि नहीं, वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं, वहाँ लोग खा पा रहे हैं कि नहीं। ऑप्शन से चलते हैं। भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है लेकिन सभी घरों में पहुँच से बाहर है। क्या कह रहा है? भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है लेकिन सभी घरों में पहुँच बाहर। दूसरा क्या? गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या बढ़ रही है। तीसरा ऑप्शन है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है वह घट गई है। क्या होगा इसका? मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, वर्तमान को अगर देखें, गवर्नमेंट के पास, भारत सरकार के पास, खाद्य मंत्रालय के पास पूरा भंडार है अनाजों का कि आपातकाल के लिए काफ़ी लंबे समय तक वह भारत जनता का जीवन यापन करवा सकती है। समस्या ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या क्षेत्रफल होने के कारण किस प्रकार से सब तक पूर्णतः सुरक्षा के साथ कि कोरोना से कोई अदर व्यक्ति पीड़ित ना हो जाए, इससे ग्रसित कैसे पहुंचे, समस्या है। तो यही कारण यहाँ पे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल हो गई लेकिन घरेलू सुरक्षा नहीं हो पाई अभी। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक या फिर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तीसरा ऑप्शन है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। चौथा ऑप्शन A और B दोनों। आखिर कौन करता है वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट जारी? कौन करता है भाई? ठीक है, मैं बताते चलता हूँ। पूरा देखना, मैं आंसर बता रहा हूँ, पूरा देखना है। यहाँ से मैं 10 क्वेश्चन बताऊँगा कम से कम। ठीक, पूरा देखिएगा ध्यान से। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहले मैं बात कर लूँ व्हाट इज दिस, है क्या ये? यह विश्व आर्थिक मंच है। स्थापना इसकी 1971 में हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष है, मैं जब से देख रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से, यही है इसके अध्यक्ष, क्लास
एम स्वाब। बहुत लोग कहते हैं क्लास सचवाब, क्लास सचवाब नहीं भैया, क्लास एम स्वाब। लेकिन क्या करने का, हमको ऑप्शन करेक्ट करना ना। अगर वनडे एग्जाम है तो ऑप्शन पीछे से तो ध्यान देना पड़ेगा आपको, शब्दों पर, अक्षरों पर, राइटिंग पे, ठीक है। अब देखिए ये इसकी यहाँ पे बातें हो गई। अब एक रिपोर्ट जो 2019 में आई 2020 के लिए, एक साल पीछे चलता है, 2020 देता है 2019 में प्रदर्शित करता है। वह कौन सी रिपोर्ट जो 2019 में आई, वह हमारी कौन सी 14वीं रिपोर्ट थी भाई। उसमें अब देखो कुल देश 153 थे, ठीक है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, और भारत के रैंक 112। देखो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने क्या क्या बताया। पहली बात, कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन नंबर 3, स्थापना 1971, स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, अध्यक्ष क्लास एम स्वाब, टोटल कंट्री 153, 14वीं रिपोर्ट है। रिपोर्ट आइसलैंड पहले पाया, भारत 112 पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य, फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर। यह जो वन्यजीव अभ्यारण्य आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है। देखो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड के बारे में पूरी बात बताने वाला हूँ। इसकी जो स्थापना हुई नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 में हुई, एज ए 16th राज्य, 16वें राज्य के रूप में हुई थी, ठीक है। कौन सा 16वां राज्य भारत का बना था 1 दिसंबर 1963 को। एकमात्र भारत, यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है, ठीक है। तो यही हो जाएगी, ठीक। इसकी जो राजभाषा क्या हो जाएगी, अंग्रेजी हो जाएगी, ठीक है। अगला, यहाँ पे जो राज्यपाल जी हैं वह RN रवि साहब हैं, ठीक है। और नेफ्यूरियो यहाँ के CM हैं, ठीक। कहाँ के, नेफ्यूरियो CM है, ठीक है। इसकी मैं कोडिंग जो हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, फिर बता दे रहा हूँ, 60-1-1, ठीक है। तो 60 विधानसभा हो जाएगी, 1 लोकसभा हो जाएगी, 1 ये हो जाएगी क्या, राज्यसभा, 3 बनता है। 10 क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ से। इससे कम क्वेश्चन मैं मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं कहता, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। 20 से अगर 20 इंटू, भाई देखिए मान लीजिए मैंने 2 ही क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन मान लो बताए मैंने, ठीक। तो 20 गुणे 3 कर लीजिए, 60 क्वेश्चन हुए भैया। 30 क्वेश्चन मैं क्विज के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर कराता हूँ। 60 30 90 मिनिमम मैं बता रहा हूँ। 90 क्वेश्चन एक दिन में अगर तैयार हो गए, जिसकी नौकरी 2700 एक महीने में हो गए, ठीक है। तो लगा लीजिए आंकड़ा अपना, ठीक है। अगला 5वां, लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, कौन सी, लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है, 1995, 1997, 1996, 1994। देखो अगर विश्व में बात करें, जैसे लाओस हुआ, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, या अपने भारत के इर्द गिर्द वाले क्षेत्र, यहाँ पे लाल पांडा पाया जाता है। भारत की बात करें, भारत में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में लाल पांडा पाया जाता है, काफ़ी कम संख्या में, ठीक है। इसका जो लाल पांडा जो जीवन काल होता है आपको मैं बता दूं 12 से 14 वर्ष का होता है, इससे ज़्यादा जी नहीं सकता, ठीक। तो इसकी परियोजना कब आई है ये, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C 1996 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6वां, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ पर स्थित है। देखिए जो भी संस्थाएं हैं, जो भी अनुसंधान संस्थान, मैंने इसके पहले 2 क्लासेज अपनी करा दी हैं, पढ़ी हुई है, स्ट्रेटेजी के पार्ट में जाके देख लीजिएगा नहीं देखा हो, ठीक है। बाकी और जो भी बोर्ड संस्थाएं इत्यादि जो भी विभाग बचते हैं, धीरे धीरे मैं कराता रहूँगा, ठीक है। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ थी, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स, उस समय जो ऑप्शन था उसमें चेन्नई सही हो जाएगा। लेकिन पिछले साल जो या प्रतिस्थापित हुआ, मैं आपको बता दूं यही तो यहाँ कारण है आंसर लाने का मेरा। अभी बहुत लोग को याद होगा, अरे चेन्नई में यार आगे बढ़ो, वो गए भैया, आगे बढ़े तो गए। वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में आ गया है सिकरी करके, सिकरी एक स्थान है हरियाणा में, वहाँ पर आ गया इसका बोर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला 7वां, किस राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। आपको पता होगा पिछले महीनों लगभग आई थिंक शायद दिसंबर या जनवरी का है ये क्वेश्चंस, ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो अभियान किसने शुरू किया है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आखिर किसने शुरू किया है। मैं आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो, पेड़ बचाओ पेड़ों को काटो मत, हमारे जीवन है, सबसे बड़ी चीज़ स्वच्छता रखो, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर C सही आंसर। पश्चिम बंगाल के बारे में पूरी बात, बांग्ला यहाँ की क्या है बताइए, भाषा है। ममता बनर्जी CM, जगदीप धनखड़ राज्यपाल। कोडिंग फिर वही 295 42
और 16 ये विधानसभा हो जाएगी, ये लोकसभा हो जाएगी, ये राज्यसभा हो जाएगी। ये कोडिंग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां, हाल ही में सुमात्रान, ये क्वेश्चन फरवरी का है, बता दे रहा हूँ फरवरी, स्टार्टिंग फरवरी का, कि उस समय क्वेश्चन सुनिएगा, हाल ही में सुमात्रान, अमूर यानी कि उन्हें साइबेरियन नाम से जानते हैं, मलयान, अमोय और इंडो चाइनी यानी दक्षिणी चीन, ठीक है, खबरों में देखे गए किसकी प्रजातियां हैं। यानी जो सुमात्रान है, सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया में, अमूर ये साइबेरिया में पाए थे, मलयान अमोय ये इंडोनेशिया में, मलयान ये मलेशिया, अमोय इंडोनेशिया में, और इंडो चाइनीज यानी दक्षिणी चीन के क्षेत्र में देखे। ये प्रजातियों के नाम है, ये देखे गए हैं या किसकी प्रजातियाँ। देखिए अगर आप पीसीएस देंगे, इसीलिए मैंने रखा कि पीसीएस के लेवल जो है अगर वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, फायदा लाभ उठा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाकी प्रजातियाँ, प्रवासी पक्षी कछुए, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में जनजाति से पानी पी लो मिनट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ की उपप्रजातियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पीसीएस जैसे एग्जाम्स में आते हैं, आर देंगे, पीसीएस देंगे। अब तो हालात ये हो चुके हैं कि वन अधिकारी का आता है, फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि जो भी आते हैं, कई एग्जाम्स और होते हैं जो थोड़ा सा अप लेवल लेखपाल के ऊपर वाले एग्जाम, तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। 9वां, निम्न में से असत्य कथनों पर विचार कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन अब मैं हर सेट पेपर में रखने की कोशिश करूँगा, 1 से 2 क्वेश्चन में, क्योंकि मैं ऐसे तो बताता ही हूँ 4 से 5 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन से 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, है ना। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन, 4 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, राज्य पक्षी सारस, हमारा राज्य पक्षी क्या है, सारस है, उत्तर प्रदेश का। विश्व का 40% यूपी में मिलते हैं यार, देखते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, एशिया में भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकोसेड मुगल सराय में है। अच्छा, वाराणसी में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है। अच्छा, यूपी में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चली। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा सही होगा कौन नहीं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, राज्य पक्षी सारस। वास्तव में यह इस समय भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में संकटग्रस्त स्थिति में है। ठीक है, सारस हमारा राज्य पक्षी, विश्व का 40% यूपी में मिलते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है, सत्य हो गया। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोकोशेड मुगल सराय में, बिल्कुल सही। मुगल सराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है, आपको पता है। वाराणसी में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित, अभी मैं इसको रोकता हूँ। यूपी में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चली, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो पहली जो यूपी, अब देखो पहले मैं आंसर बताता हूँ, ये वाराणसी में ना होकर इसका आंसर हो जाएगा आगरा, यह आगरा में स्थित है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, वाराणसी, क्योंकि ये कहाँ पे है, आगरा में। अब देखो यहाँ पे ये यूपी की बात है, यूपी में 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चली, लेकिन भारत की अगर बात करें तो कब चली, 16 अप्रैल 1853 चली, मुंबई से ठाणे 120, लगभग 33.7 किलोमीटर, कहीं कहीं 34 भी मिलता है, 33 भी मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना, लाल डलहौजी के समय। ओके, अगला क्वेश्चन, रामलीला किसका सुप्रसिद्ध चित्र, भवानी चरण, अब्दुल समद, ललित मोहन सेन और कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वें का आंसर नंबर हो जाएगा ए, भवानी चरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ कुछ भी डिस्क्राइब करने वाला है मैं नहीं कर पाऊंगा, ज़बरदस्ती फर्जी क्वेश्चन मैं नहीं बना पाऊंगा, जो क्वेश्चन ऑथेंटिक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में ओरिएंटेड आते हैं वही मैं बताऊंगा। ठीक है, निम्न में से सत्य कथन बताइए। अब देखिए यहाँ पे, सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूरी यमुना नहर का विकास हुआ। अच्छा, 1930 में सर्वप्रथम सोनभद्र से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ। अच्छा, प्रदेश का पहला पावर प्लांट बाराबंकी यानी संडौली स्थान बाराबंकी में लगा। अच्छा, चौथा ऑप्शन उठा, इसमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। देखिए, सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 ईस्वी में पूरी यमुना नहर का विकास हुआ, भैया बिल्कुल सही है, 1830 में हुआ था। और ये जो यमुना नहर का, पूर्वी यमुना नहर का जो विकास हुआ था, यह हथनी कुंड बैराज से हुआ था, जो कि सहारनपुर जिले के परगना फैजाबाद से निकलती है। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ ऑप्शन नंबर 3 पे, प्रदेश का पहला पावर प्लांट संडौली बाराबंकी में, भैया ये भी सही है। ठीक है, और उसके बाद मैं देखता हूँ इसका अब आंसर क्या हो जो मुझसे पूछा है। ठीक भाई, ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है,
तीसरा क्या है, 1930 में सर्वप्रथम सोनभद्र से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ। भैया ये बिल्कुल गलत, क्योंकि सोनभद्र से नहीं वरन मेरठ यानी कि अपने क्रांतिकारी नगर से शुरू हुआ था भैया, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 12वां। वन महोत्सव का प्रारंभ कब हुआ तथा इसका नारा क्या था? पहला 1962 में शुरू हुआ, वृक्ष बचाओ था इसका। दूसरा ऑप्शन 1952 में शुरू हुआ, वृक्ष और जल जीवन इसका था। तीसरा 1954 में शुरू हुआ, पर्यावरण है तो जीवन ये शुरू था। 1952 चौथा ऑप्शन, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है, ये नारा था। भाई कब होगा, कौन सा नारा होगा, आपको बताना इन चार में से। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 12वें का चौथा आंसर से हो जाएगा। 1952 में शुरू हुआ, वृक्ष का अर्थ है जल, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी जीवन है, यह शुरू हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से साउंड कहाँ से आ गया भैया, यहाँ पे कौन होगा? निम्न में से कौन सी नदी नेपाल के रुकमकोट नामक, क्या यार टाइपिंग मिस्टेक, नामक स्थान से निकलती है? बेतवा, राप्ती, केन, टोंस। हर नदी पे मैं बात करने वाला हूँ, स्पेशली सिर्फ इतना तो बता ही दूंगा कि कहाँ से निकलती है, ठीक है। देखो बेतवा रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती है, कहाँ से? रायसेन से। केन कैमूर की पहाड़ी से निकलती, कहाँ से? कैमूर पहाड़ी, सुन लीजिएगा, ठीक। टोंस यह एक तमसा नामक कुंड है माँ मैहर के धाम में, वहीं से निकलती है, ठीक। बी ऑप्शन हमारा जो यही आंसर हो जाएगा। अभी जाना नहीं, पूरी बात मैं बताऊंगा। इसकी जो मेन सहायक नदी वह है रोहिणी, ठीक है। तो इसकी मेन सहायक तो कौन सी है? तो देखिए यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चंस पे। अब देखो राप्ती नदी जो है, आपको पता होगा गोरखपुर किस नदी के किनारे? राप्ती। हमारे उत्तर प्रदेश के बहराइच, गोरखपुर, शरावती इत्यादि कई जिले जो हैं राप्ती नदी से अभिग्रहित होते हैं। वहाँ से राप्ती नदी जाके वहाँ पे जल का जो प्रवाह संपूर्ण करती है, ठीक है। यह अंत में घाघरा में मिलती है, ठीक। कहाँ मिलती है? घाघरा में, ठीक है। हो गई पूरी बात। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 14वां, यूपी में नगर स्वायत्त प्रशासन की शुरुआत कब की गई? 1918, 1916, 1937, 1816। इसका जो आंसर हो जाएगा 1916, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन, ठीक है। तो इसका जो हम देखते हैं अभी, इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 15वें जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर भी प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी की इसका जो प्राकृतिक धारणीय विकास की अगर मैं बात करूँ, या क्या पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग तथा उचित प्रबंधन, हम लोगों की भी जिम्मेदारी यही करना चाहिए। 16वां, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त स्तर क्या है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर्वाहारी, ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का जो मैच होता है। इसका जो पूरा चीज़ है मैं अगले क्वेश्चन में। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो उपभोक्ता के 3 प्रकार पहली बात होते हैं। पहला तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार होते हैं, ठीक। प्राथमिक में खरगोश, गाय, बकरी इत्यादि चीज़ें आती हैं जो कि शाकाहारी हैं। सीधे से आप मतलब प्राथमिक जो उपभोक्ता है उनका संबंध किससे? शाकाहारी से। द्वितीयक का मांसाहारी से, जैसे मेढक, मछली जो कीट पतंगे खाते हैं। तृतीयक जो आते हैं वो गिद्ध और भालू। कौन सा? गिद्ध और भालू इत्यादि जो दूसरे। देखो पहला स्वतंत्र होता है, दूसरा पहले पर निर्भर होता है, तीसरा दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, प्राथमिक एवं द्वितीयक, ठीक है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, बी और सी दोनों। तो 18वें का क्या क्वेश्चन हो जाएगा? ठीक, 18वें हो जाएगा मैंग्रोव विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, ठीक। अगला 19, केंद्रीय वृत्त के सिद्धांत पर नगर कहाँ पाए जाते हैं? देखो नगरों का विकास 6 प्रकार से होता है, उससे मैं किसी दिन अलग एक क्रम में करा दूंगा, अलग ही वीडियो में, बहुत बड़ा बनेगा वो, थोड़ा 10-15 मिनट का, ठीक है। 6 प्रकार से होता है, इतना देखिए 6 प्रकार से होता है। तो जो केंद्रीय वृत्त सिद्धांत पर नगर बसाए थे कहाँ पर? अमेरिका में। जो अमेरिका का आप नगर सुना होगा शिकागो, जहाँ पहला विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, स्वामी विवेकानंद जी गए थे, वहाँ पे ये केंद्रीय वृत्त सिद्धांत लागू है, ठीक है। और
जो यह केंद्रीय वृक्ष सिद्धांत है यह किसने दिया था? पार्क और एक और थे, गैर अर्गेस करके थे, पार्क और अर्गेस कहते थे, उन्होंने दिया था। ठीक है। 20वां, किसने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार आया हुआ कि किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ होकर, जो राष्ट्रपति का एक आपातकालीन अधिकार है। स्पेशली उन्होंने राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की थी, आर्टिकल 356 के बारे में, ठीक है, ना कि 352 के बारे में। ठीक है, तो किसने कहा था? के.एम. नामबियार। अभी जाना नहीं, पूरी बात बताने वाले। देखो आपातकालीन शक्तियां भाग 18 में है। ठीक, कहाँ पर है? भाग 18 में है। 3 अनुच्छेद आते हैं, 352, 56 और 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण, ठीक, बाह्य युद्ध, ऐसी चीज़ें जब होती हैं तब इसका प्रयोग राष्ट्रीय आपातकाल के किया था। इसमें एक विद्रोह जो सशस्त्र है उसे कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो जोड़ा गया, किसको हटा के? अशांति, आंतरिक अशांति की जगह हटा के सशस्त्र विद्रोह जोड़ा, क्योंकि 1975 में जब आदरणीय इंदिरा जी ने लगाया था आपातकाल तब उन्होंने यही प्रयोग किया था। उसके बाद 356 राष्ट्रपति आपातकाल, इसे हम संवैधानिक राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना भी कहते हैं। तो अगला आता है 360। 360 को कभी नहीं लगाया कि ये कोई वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, मैंने एक प्रयास किया कि आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे दूं। काला पानी विवाद किसके मध्य है? भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत इंडोनेशिया, भारत चीन, किसके मध्य? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपने पूरी क्लास देखी है, ठीक है, तो आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ठीक है, और शेयर करिए, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आगे के लिए अगली क्लास मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।